अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, हमारा आज का मौजू है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में किस तरीके से बदउनवानियां होती हैं और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में किस तरीके से करप्शन के नए रिकॉर्ड रकम किए गए हैं। नाजरीन, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन के महकमे में उन्होंने ऐसे लोगों को भी परमिट जारी कर दिए हैं जो कि मर चुके हैं और जिनको मरे हुए भी 3-3, 4-4 साल हो गए, लेकिन उनके नाम परमिट जारी करके उनको शराब अभी तक जारी की जा रही है। जिसका मतलब ये है कि महकमा एक्साइज की फुर्तियों की वजह से आज लाहौर के मुर्दे भी शराबी हो गए। ना सिर्फ हम आपको शराब के हवाले से बात करेंगे बल्कि यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स में होने वाली बेकायदगियों के हवाले से और मोटर टैक्सेशन के हवाले से। जी कैसे साहब, इस हवाले से आपके पास भी काफी सारा मवाद है और हमारे नाजरीन जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये महकमा जो सबसे ज्यादा 3 अरब रुपए से जायद का टैक्स जो है वो इकट्ठा करके देता है, इसमें कहां कहां करप्शन हो रही है और कैसे करप्शन हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम जैसा कि मेरे साथी फैसल दुरानी साहब ने बताया कि आज हम एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से बात करेंगे, जिसमें कहां कहां जो है वो करप्शन हो रही है, कहां कहां वो सिलसिला जो चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था। इन सारे मामलात के ऊपर आज हम आपके सामने इनकी तमाम वो करप्शन जो हैं वो सामने लेकर आएंगे जो एक्साइज एंड टैक्सेशन जैसे बड़े महकमे में, जिसका रेवेन्यू अगर प्रॉपर तरीके से इकट्ठा किया जाए तो पाकिस्तान की जो आम तबका है या पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो काफी हद तक सीधे हो सकते हैं। तो बात हो रही थी, अभी फैसल दुरानी साहब ने कहा कि लाहौर के मुर्दे शराबी हो गए। इस हवाले से हम जो बात आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जब किसी भी आदमी का लाइसेंस जारी होता है जो कि शराब के हवाले से मुख्तलिफ 4 स्टार 5 स्टार होटलों से शराब जो मिलती है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 2 तरह का 3 तरह का कानून नाफिज है, जिसको होना तो एक ही चाहिए। जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो फिर वहां पर ऐसी बातों की गुंजाइश कहां रह जाती है कि लाइसेंस जो है वो किस हद तक बनने चाहिए या किस हद तक नहीं बनने चाहिए। इस हवाले से फैसल साहब मैं ये कहूंगा कि जब लाइसेंस बनने के लिए जाता है ना तो वहां पर ये चेक एंड बैलेंस नहीं होता। यहां पर चेक एंड बैलेंस ये नहीं होता कि जी आपके पास आईडी है, आईडी दिखाएं तो फिर आपका बनाया जाएगा। एजेंट जो है वो आपका अपने तौर पर जाकर एक फी पे करता है जो उसकी 400 या 500 रुपया उसकी फीस है एक परमिट की, जिसको हम ये शराब का परमिट बोलते हैं। उस परमिट के ऊपर पैसे जो हैं वो जमा नहीं करवाए जाते ऑफिस में, उसके ऊपर स्टैंप्स लगती हैं। गवर्नमेंट की स्टैंप्स बाजार से खरीद कर या वहां पर जो भी जगह बनी हुई है वहां से खरीद कर वो स्टैंप जो है ना उसके फॉर्म के ऊपर अवेजा कर दी जाती हैं, जिनको वो जो वहां पे डीओ बैठा होता है, जो डाटा ऑफिसर होता है, वो क्या करता है कि उनको चेक करने की बजाय, उनके ऊपर साइन करने की बजाय वो साइड पर छोटा सा लिखकर उस फाइल को बंद करके उसके ऊपर परमिट जारी करके उसको जो है ना अंदर भेज दिया जाता है। अब वो जब फाइल चले जाती है पीछे स्टोर में जहां पर फाइलें मौजूद होती हैं, फिर वही डीओ जो होता है वो अपने आदमी को वहां भेजता है, वहां से स्टैंपें उतरवा ली जाती हैं, वो स्टैंपें उतरवा कर उसको फिर दूसरी पर आवेजा कर दिया जाता है। साहब, ये तो टिकटों वाली तो एक बहुत ही छोटी सी करप्शन है। मैं आपको असल में 2-3 चीजें इसमें बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो आज से 3 साल पहले लोग जो फौत हो चुके हैं, जिनका इस दुनिया में वजूद नहीं रहा, उनके ही लाइसेंस और परमिट जो है वो बार बार रिन्यू किए जा रहे हैं और उसमें जो लोग मर चुके हैं तो इसका मतलब वो मुर्दे लगता है कि शराब पी रहे हैं। दूसरी जो बात, इससे भी अहम बात बताऊं, मेरी सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन से बात हुई। मैंने उन्हें यह कहा कि आप जब एक परमिट जारी करते हैं तो वो पर मंथ 4 से 6 बोतलें ले सकता है और हर परमिट पे लिखा होता है कि 4 बोतलें इसको महीने की मिलेंगी या 6 बोतलें मिलेंगी। अब क्या है कि सेम परमिट है और वो लाहौर के जो 4-5 हॉस्पिटल्स हैं, 4-5 होटल हैं, जिसमें अवारी होटल है, जिसमें पीसी होटल है, जिसमें एम्बेसडर होटल है, यानी इन होटलों से जब वो मुतलका एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर जो वहां पर तैनात है उससे वो जाके परमिट पे अपनी शराब लेता है तो उनका काम है कि रजिस्टर पे एंट्री करके उस महीने का उनका खाता खाली कर दें कि अब ये इस महीने और नहीं ले सकता। लेकिन हो ये रहा है कि उसी एक परमिट के ऊपर बार बार वहीं से शराब जारी की जा रही है। जब मैंने सेक्रेटरी
एक्साइज से पूछा कि जी आप मुझे ये बताएं कि एक आदमी ने 8 दफा यहां से शराब ली, तो उनका कहना यह था, बड़ा मस्खा खेज जवाब दिया सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन ने, कि देखें जी जब हमारी शराब वहां पर बिकती है तो उससे हमें टैक्स वसूल होता है, अगर शराब ज्यादा गई है तो उसे टैक्स तो आ रहा है, हमारी टैक्स जो है, क्योंकि गवर्नमेंट हम पे प्रेशर डाल रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करें, तो मेरा ख्याल है कि सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने की मद में पूरे लाहौर को शराबी बना रहे हैं, जिसमें क्रिश्चियंस नहीं पीते, ज्यादातर हमारे मुसलमान भाई। अच्छा फैसल भाई, सूरत हाल एक और है इसके हवाले से कि ये शाम को जो है ना, ये सिलसिला शुरू होता है होटल्स में, सुबह 9 बजे से ये काम शुरू होता है और तकरीबन 6 बजे का एक वक्त होता है जब इसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन होना ये होता है कि 6 बजे खत्म हो गया। जी बिल्कुल। उसके बाद क्या सिलसिला चलता है? एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो वहां पे इंचार्ज होता है, जो बंदा वहां पर मौजूद होता है, उस बंदे ने यह काम करना होता है कि अपने उस काउंटर से हटकर दूसरी जगह पर, जहां पर एक साइड पे एक और काउंटर लगा दिया जाता है कि जो रात 1 बजे तक खुला रहता है, जहां पर ब्लैक में शराब जो है वो बेची जाती है, जो 300 रुपए की बोतल है उसको 700 रुपए की बेचा जाता है, और उसके साथ क्या होता है 700 रुपए की वो बेची जाती है। जब वो लेके अंदर से बाहर आता है तो बाहर मुहाफिज पुलिस वाले खड़े होते हैं उसकी हिफाजत करने के लिए, उस बंदे की, जो बंदा बाहर लेकर आता है वो उसको कहते हैं कि भाई अगर तुम चाहते हो तो हमें 500 रुपया दो, हम तुम्हें घर तक छोड़ के आ जाएंगे जहां पर आपका घर है। ठीक है, वो घर तक छोड़ के आ जाता है। कैसा साहब यही बात नहीं, आप देखें, मैंने खुद देखा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बाद स्पेशल ब्रांच, हमारे पुलिस के बड़े बड़े नामों वाले अफसरान जो हैं, कोई डीआईजी है और कोई एसएसपी है, कोई, उनकी शराब लेने के लिए उन्हीं की गाड़ियों में बाकायदा पुलिस एहलकार आते हैं और बाद में उनकी क्योंकि लाइन सेट होती है, वहां से वो कंट्रोल रेट पे शराब लेके जाते हैं, और वो शराब जो क्रिश्चियंस के लिए है वो वहां पर बार रूम का इंचार्ज और एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर ये सोच के उनको फराहम कर देता है कि हमारे नाजायज तमाम धंधों को ये पुलिस जो है फुल प्रोटेक्शन देगी, और उसके बाद डीआईजी साहब जो है वो अपने दोस्तों के साथ मौज मेला करते हैं। ये तमाम की तमाम शराब तो भाई पुलिस के आला अफसरान, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान, स्पेशल ब्रांच के अफसरान, हमारे ब्यूरोक्रेट पी रहे हैं। मुझे बताएं कौन क्रिश्चियन जो है, कैसे साहब, क्या एक क्रिश्चियन जो है उसकी इतनी आमदन है कि वो रोजाना जो है वो 2000 रुपए की शराब पी सके? नहीं, क्रिश्चियन की जो सूरत हाल है ना, जो जिनके परमिट बने हुए जो वहां से खरीदते हैं, उनकी सूरत हाल तो कुछ इस तरह से है कि वो सिर्फ खरीदते हैं जी, बस उसके बाद वो बेच देते हैं और वहीं पे बेच देते हैं ऑन द स्पॉट, वो अपने घर भी नहीं लेकर जाते हैं। तो जी आप हमारे साथ एक लाइन पर हैं ईटीओ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। तनवीर इकबाल साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तनवीर साहब, ये बताइएगा कि आपकी तरफ से जो परमिट जारी किए जाते हैं, आप कौन बोल रहे हैं? थोड़ा सा काइंडली मुझे बताइएगा। जी मेरा नाम फैसल दुरानी है और हमारा प्रोग्राम है कड़वा सच, इस वक्त वो लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं और उसमें हमने आपको कॉल की है और आपसे इस हवाले से पूछना चाहते हैं ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चल सके। तो आपसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि जो परमिट आपकी तरफ से जारी किए जाते हैं उसमें से कुछ परमिट ऐसे भी जारी कर दिए जाते हैं कि जो लोग बाकायदा तौर पर फौत हो चुके हैं उनको भी आपने परमिट जारी कर दिए? साहब को शायद इल्म नहीं था कि कॉल हमारी तरफ से गई है जी, वो जैसे उनको पता चला है, बेखबरी में ले गए, जैसे उन्हें पता चला है कि यहाँ पर अब उनका जो है ना वो पोल खुलने वाला है, क्या कुछ किया हम लोगों ने, वो सारा सामने आने वाला है, उन्होंने जो है ना लाइन जो है वो ड्रॉप कर दी। देखे ना बात यही मैं बात कर रहा हूँ कि यही जो ईटीओ साहब हैं इन्होंने ही तो वो मुर्दों को परमिट जारी कर रखे। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें खुशी होती है कि यार लाहौर के मुर्दे कम से कम शराबी तो हो गए ना। अच्छा फैसल साहब, हम आते हैं दूसरी तरफ, एक्साइज की एक सूरत हाल जो है मैं इसको वो शेयर करना चाहता हूं। अच्छा इसी में कैसे भाई एक बात और है, देखें जो इससे रिलेटेड है वो है रेक्टिफाइड स्पिरिट। जी रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है उसमें बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ लोगों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं। L42DJ ये एक उसका कोड वर्ड है, L42DJ। उसमें आपको 100 गैलन से 500 गैलन तक जो है वो परमिट दिया जाता है कि आप, लेकिन वो लिया किस लिए जाता है? वो लोग लेते हैं जो होम्योपैथिक की अद्वियात बनाते हैं और उनका कहना ये होता है कि ये रेक्टिफाइड स्पिरिट जो हमने लिए इससे होम्योपैथिक की अद्वियात बनाई जाएंगी, लेकिन वो अद्वियात नहीं बनाई जाती, वो रेक्टिफाइड स्पिरिट लेके उससे शराब की शीत की जाती है। अब अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि हुकूमत पंजाब या हमारे खादिम आला पंजाब, उनको कम से कम यह देखना चाहिए कि जो रेक्टिफाइड स्पिरिट के लाइसेंस जारी किए गए हैं
वो 100 गैलन के नहीं, वो हजार गैलन के हैं, 2,000 गैलन के हैं। और जब वो मेरा ख्याल है खादिम आला पंजाब जो है वो लिस्ट देखेंगे नाजरीन, तो उसके बाद वो हैरान जरूर होंगे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे नामों वाले सियासतदान जो हैं वो लाइसेंस उनके रिश्तेदारों के नाम है। अच्छा, मैं नाजरीन को इसके अलावा ये जो शराब के परमिट हैं इससे हटकर जरा एक और बात करना चाहता हूं एक्साइज एंड टैक्सेशन से, जिसके हवाले से नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिस में जब आप जाते हैं तो आपके इल्म में ये बहुत ज्यादा बेहतर आपको पता है कि क्या हो रहा है वहां पर। उसके हवाले से हम आपको कुछ फुटेजेस दिखाना चाह रहे हैं। वहां पर एक्साइज एंड मोटर व्हीकल जो स्टाफ है, फाइल प्रोसेस है, वहां पर फॉर्म F और फॉर्म इंडेक्स फॉर्म मिलता है। ये 2 फॉर्म हैं जो हमें वहां से मिलने चाहिए ऑफिस के अंदर से, फैसल साहब, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये सारे फॉर्म जो हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये बाहर एजेंट्स को दे रहे हैं। बाहर एजेंटों की लाइनें लगी हुई हैं, एजेंटों को ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब एजेंट क्या करते हैं, उन फॉर्म के ऊपर उसको भरते हैं, उनके ऊपर ये एजेंटों की जो शॉपें हैं, आपको मैं ये बताता चलूं कि एक शॉप जो है ना एजेंट की, वो उसके ऊपर उनका 10,000 से 15,000 रुपया उसका वो रेंट पे करते हैं। जी हाँ। और फिर एक एजेंट ने अपने साथ 5 बंदों को रखा हुआ है जिनको वो 300 रुपया एक बंदे को ये 6 घंटों के देता है। ऐसे ही है, यानी कि उनका अपना डेली का खर्चा जो है ना वो तकरीबन 1500 ये हो गया और तकरीबन 4 से 5,000 रुपया डेली का उनका खर्चा है। अभी ये देखें, ये हम आपको फुटेजेस दिखा रहे हैं, ये सूरत हाल जो है ना, ये है जो डीओस वगैरह वहां बैठे होते हैं जिनको ये फॉर्म जमा करवाने होते हैं, फाइल जमा होती है। इससे पहले सूरत हाल ये थी कि एक फाइल जो बनती थी ना, एक टोकन के ऊपर 5 फाइलें जो हैं वो एजेंट जमा करवा सकता है। 5 फाइलें एक टोकन पर जमा करवा सकता है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, और एक टोकन की जो फी थी वो थी 500 रुपया जी, उसकी 5 फाइलों की 100 रुपया एक फाइल, और वो थी रिश्वत की मद में। फीस अलग है, रिश्वत की मद में 100 रुपया एक्स्ट्रा लेना है। और उसके बाद अब इन्होंने क्या किया कि एक टोकन के ऊपर जो एजेंट है वो करवाएगा, एक फाइल करवाएगा, और उस एक फाइल का 150 रुपया एक्स्ट्रा देगा, जायद देगा, जो रिश्वत के तौर पर जाएगी। अब यहां से सूरत हाल जो सामने आती है ना, वो यही आती है कि ये वहां पर जितने भी लोग हैं, जो आम आदमी है, जब आके वहां पे खड़ा होता है, ये विंडो पे खड़ा होता है और आकर वहां पे अपनी फाइल जमा करवाना चाहता है, वो ले लेते हैं। फाइल लेने के बाद कैसे सब एक लाइव कॉल है, लेते हैं जी जरूर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब? सर बशीर बोल रहा हूँ रहीम यार खान से। जी बशीर साहब। जी सर, शराब के बारे में बात चल रही है आपके यहाँ। जी जी। हेलो। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर इंडस्ट्रियल होटल में जितने उनके दायरे हैं सब शराब फरोख्त करते हैं ब्लैक में। जी जी। उन्हें सामने खड़ी देखती रहती है, उनसे मंथली लेती है, ऊपर कस्टमरों को पहुंचाते हैं जी। क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। अच्छा, अपना ये बताइएगा कि आप किस जगह की ये बात कर रहे हैं और किस हवाले से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर में इंडस्ट्रियल होटल है जो, उसकी बात कर रहा हूँ जी। मुझे इत्तेफाक हुआ वहां ठहरने का एक दफा, तो मैं मुझे तमाशा देखता रहा हूँ वहां खड़ा। हाँ जी, इस हवाले से हमने ये बात की है। हमने ये कहा है कि वहां पर जो पुलिस है वो भी साथ मिली हुई है। पुलिस के मुहाफिज जो हैं, जिनकी ड्यूटियां एक्चुअली लगाई गई हैं शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, लोगों को बेहतर जो है ना वो प्रोवाइड करने के लिए। कोई स्नैचिंग हो रही हो, कोई रास्ते में कोई डकैती है, इस तरह का कोई मामला होने लगे जिसको उन्होंने संभालना होता है, इस हवाले से उन लोगों को होना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ ये होटलों के बाहर इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, चौकों में फिरते रहते हैं। जैसे ही कोई बंदा अंदर से शराब लेकर बाहर आता है तो उसके साथ वो उसको रास्ते में रोककर उससे पैसे लेके डील करके उसको छोड़ दिया जाता है। वो भी अगर ठीक है, वो भी पुलिस वालों ने खुद एजेंट खड़े किए हुए हैं बाहर अम्बेसडर के। वो गाड़ी रुकती है या मोटर बाइक पे जाके रुकता है तो वो पूछते हैं क्या चाहिए आपको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। कैसे साहब, बात तो इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की है। देखिए ना, अब हमने वो तनवीर साहब जो हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने मुर्दों का जिक्र किया वैसे ही उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। और जो दूसरी बात आपने शुरू की थी खास तौर पर गाड़ियों के मोटर रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उसमें देखें कि इस वक्त हमारी हुकूमत की रिट कहाँ है। 14 करोड़ रुपए मालियत की नंबर प्लेट्स जो हैं वो गायब हो गई। वो उसकी इंक्वायरी शुरू कराई खादिम आला पंजाब ने, और उसमें बताया गया कि डायरेक्टर जनरल से लेकर सेक्रेटरी लेवल तक अफसरान जो हैं वो बीच में मुलव्वस हैं। ये मेरा कॉल है हमारे पास।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अहमद करीम बोल रहा हूँ जी हरियाणा से। जी यार, ये आपका बड़ा जबरदस्त टॉपिक चल रहा है। शराब के वाले से मैं बात करूँगा। हमारे इलाका में भी एक इतना कॉलोनी है जिसको क्रिश्चियन कॉलोनी कहते हैं। जी वहाँ पे लोग परमिट लेते हैं, परमिट वो जी अपने के लिए, लेकिन उसके बाद वो मोबाइल सर्विस शुरू की हुई उन्होंने। वो जहाँ मोबाइल कॉल होती है और घर पे जाके वो डिलीवर करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने पुलिस को शिकायत की है, पुलिस पकड़ती है। पकड़ने के बाद अगर 100 बोतल पकड़ती है तो 2 बोतलों में उनको चालान करके अपनी जेब घर में लेते हैं। 2-3 दिन बाद आदमी फिर आता है, फिर वो शराब बेचना शुरू कर देता है। इसलिए जब तक ये पुलिस वाले ठीक नहीं होंगे, इतनी देर तक यहाँ पे ये शराब वगैरह ये सिलसिला बंद नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये मामला अभी हमने शुरू किया है। वो देखे ना, शराब के वाले से तो अभी हमें आगे चलने नहीं दे रहे, लेकिन देखे ना कितना बड़ा इशू है। क्यों कि वो लोग देखते हैं कि जनाब हमारे यानी इस वक्त सदर को भी पता है, वजीर आजम को भी पता है कि सारे के सारे। अच्छा साहब, मैं पहले भी एक बात मैंने की थी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से हम जिंदा हैं। इस नाम को हमने, पाकिस्तान का नाम जो है वो हमने एक कलमे के जोर पर और कलमे के नाम पर हमने इसको हासिल किया है। यहाँ पर कानून की जो सूरत हाल है वो बड़ी ही पचीदा है जी। कानून है, अब नहीं कानून है, उसको तोड़ने वाले भी है ना, नहीं, लेकिन उसको तोड़ने वाले के लिए ये रेमन डेविस को तो कुछ नहीं कह सकते। ये कोई अगर अमरीकी नजर आता है और वो गाड़ी में बैठा हुआ और उसके पास जदीद तरीन असला है, उसको तो ये पुलिस जो है कुछ नहीं। अच्छा, यही रेमन डेविस के हवाले से अभी देखिए, चंद दिनों पहले रेमन डेविस ने एक वहां पे पार्किंग में हंगामा किया, उसको पकड़ के उन्होंने अंदर दे दिया, उसके ऊपर चालान दे दिया, अब उसके ऊपर जुर्माना हो। वो ममालिक ऐसे हैं यहाँ पर हर एक को। अच्छा एक ऐसे साहब हैं जिनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक दरखास्त दी है। हाँ जी, एक दरखास्त दी है एंटी करप्शन में एक दरखास्त दी है, उस हवाले से उनसे हम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम मलक मुनीर साहब। वालेकुम सलाम जी। जी मलक मुनीर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सूरत हाल है आपके प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से? आपकी जो ईटीओ से डील हुई है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? और मेरी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में दरख्वास्त नहीं है, मेरी दरख्वास्त तो तब्दीली मलकियत के बारे में है। अच्छा जी। जो मेरे तब्दीली मलकियत मेरी वालदा की ऑनरशिप चेंज का मसला है सर, मेरा केस है। उसके बावजूद में उससे मुझसे रिश्वत ली है और मजीद रिश्वत का तगाजा कर रहा है जनाबे वाला। अच्छा, कौन बंदा आपसे रिश्वत किसने ली है और कितनी ली है? जनाब मैंने मतलब 30,000 रुपए रिश्वत दी है। सलाउद्दीन ईटीओ है जनाब, जोन 10 के मुतलका है जनाब जी। और अभी मजीद वो इसके और पैसे मांग रहा है? मजीद 20-20,000 का और मुतालबा कर रहा है जी। इंस्पेक्टर मुतलका ईटीओ साहब को कहता देने हैं जी। सलाउद्दीन साहब, आप ये बताइएगा कि आपने सलाउद्दीन के हवाले से ये शिकायत जो है वो डायरेक्टर जनरल को, ये सेक्रेटरी को की? जी नहीं। अच्छा मलक मुनीर साहब, कहाँ पे आपने दरख्वास्त दी है, किसको दी, किस डिपार्टमेंट को? मैंने जनाब डायरेक्टर एंटी करप्शन लॉ कोर्ट सिटीड को दरख्वास्त गुजारी है। कितना अरसा हो गया इस बात को? ये जनाब मैंने 3/10 को गुजारी है, 10वें महीने की 3 तारीख को जी। अच्छा, ये बताइएगा कि उनकी तरफ से कोई आपको कोई कॉल, कोई लेटर, कोई किसी किस्म की कोई बात मौसूल अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुई जनाबे वाला। आपने उनको परसू किया? जी। आपने बात करने की कोशिश की एंटी करप्शन दोबारा जाके? जी उन्होंने कहा जी 3 का दिन आगे पता करना कि क्या ऑर्डर हुआ है इस पे। अच्छा, अभी वो आपकी दरखास्त जो है वो लाइन पर है, अभी उन्होंने प्रोसेस में रखी हुई है? जी जी। अच्छा, ये बताइएगा चौधरी अपना मलक मुनीर साहब, चौधरी सलाहुद्दीन जो कि ईटीओ है, इसने आपसे रिश्वत ली है 30,000 रुपया। इसको आपका जो PT1 का प्रॉपर्टी का मामला है जिसको आपने ट्रांसफर करवाना था, जी जी मेरे नाम हुई ट्रांसफर जी, तो वो उसके हवाले से अब वो क्या सूरत हाल क्रिएट कर रहा है? वो सर मजीद रकम का तगाजा कर रहे हैं आप। अच्छा, कोई ऐसे बंदे हैं जिनके सामने आपने उनको पैसे दिए हो? जी, एक तो मेरा जनाब दोस्त है, मेरे साथ गया था, और एक मेरा मुलाजिम है दोस्त सादी, वो मुझे वो किसी काम के सिलसिले में वहां आया था उस रोज, तो वो मेरे साथ वहां मिल गया था जनाब। मलक मुनीर साहब, ये बताइएगा कि जिस वक्त आपने उस बंदे को पैसे दिए हैं, ये जो ईटीओ साहब है, चौधरी सलाहुद्दीन ईटीओ जो है, इनको जब पैसे दिए तो इनके महकमे में जाके दिए या कहीं घर पे या कहीं बाहर? जनाब इनके ऑफिस में उस सीढ़ियों पर चढ़ के इनके कमरे में जनाब ये खेल रहे थे। अच्छा जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलक मुनीर साहब।
नहीं, अब ये बात फैसल साहब आप यहां से अंदाजा कर लें कि एक आदमी दंदनाता हुआ अपने ऑफिस में बड़े असर रसूख के साथ बैठा हुआ है, ईटीओ वो है और एक मेन सीट के ऊपर बैठा हुआ है जिसके अंडर 8, 10, 15 राइट है। देखिए कैसे साहब आप कैसी बात करते हैं, उनका हक है पैसे लेना। भाई जब एक अफसर से डायरेक्टर जनरल पैसे मांगेगा, जब उसने सेक्रेटरी के घर के सारे अखराजात उठाने होंगे कैसे साहब, तो फिर वो पैसे तो उस बेचारे को देने पड़ेंगे, वो खुला के पैसे लेगा। नहीं फैसल साहब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका डायरेक्टर जनरल मांगता है, जिनका वजीर मांगते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी भाई हमें लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तो हमें साइड पे कर दो, हम लोग काम नहीं करते। यही बात कैसे साहब मैं आपको बता रहा हूँ, सारे एक जैसे तो नहीं है, सारे चौधरी सलाहुद्दीन तो नहीं है फैसल। अब 14 करोड़ रुपए की जी एक लाइव कॉल है हमारे पास, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अरशद इकबाल बात कर रहा हूँ। जी अरशद साहब जी बताएं जनाब। सर ये मेरा टीवी जो है ना यहाँ पर नो सिग्नल आ रहा है, डेर अफजल खान से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा आप बताएं जो बात है। आपने जो कॉल की है किस हवाले से की है बताइए। सर मैं क्रिश्चियन हूँ जी, तो मैं उस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि ये हमारे मजहब में, क्योंकि हम मजहब भी मतलब अहले किताब है हम, और इसमें आपको पता है कि ये मजहबी तौर पर शराब जो है ये मना है हमें। जी बिल्कुल ठीक है। तो सर ये मतलब है, मैं ये कहता हूँ कि ये परमिट कैसे जारी होते हैं, जबकि हमारे पास भी ये है ये जायज नहीं है, हराम है जैसे इस्लाम में है। बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, हम इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। नाजरीन हम बात जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन से इस वक्त के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। इसके बाद हम आपको बहुत सारे लोगों के आपको सोर्स भी दिखाएंगे, उन लोगों के जो लोग इनके हाथों से परेशान हैं, डीओ के हाथों से, इंस्पेक्टर एक्साइज के हाथों, ईटीओ के हाथों, जिन्हें रिश्वत देते हैं, काम नहीं होता, 2-2, 4-4 साल से तरले कर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई मसला हल नहीं होता। एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हम आपके साथ रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।